Hello, good morning, students. Today I will discuss about the class 10th physics by the writer of R.K. Jain. This is my first video about the chapter 1 physics. I will start this chapter with the chapter light, and other teachers can start in other subjects, but I will start with the light because you are familiar with light. You can studies in class 9 in previous classes, in class 9th, class 7th, class 8th. So I will now I will better start to class 10th of first class of physics, reflection of light. Okay, so today my topic is reflection of light. So reflection of light, this is the important topic on the basis of your board examination, on the basis of your knowledge. So we will discuss this topic with one by one, part 1, 2, 3 कई सारे इसके parts आएंगे, and in this parts I will discuss about the important numerical, important theory, and important about our examination, which will surely come in your examination, जो ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में आता है. और इस चैप्टर से या फिर इस चैप्टर से रिफ्लेक्शन या फिर पूरी लाइट चैप्टर से अगर हम देखें तो 6 नंबर से लेकर के लगभग 10 नंबर के बीच में, 6 से 10 नंबर के बीच में आपके क्वेश्चंस आते हैं इस एक्सरसाइज से मैक्सिमम. ठीक है, तो बेटा आज हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसमें इम्पॉर्टेंट नोटेशन देखेंगे, जैसे फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं एफ से. फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं. फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट करते हैं. मैग्नीफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं. मैग्नीफिकेशन को डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. अगर आप लोगों को याद होगा तो ये एक मिरर है, तो मिरर से जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से मिरर के डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. अभी सिंपली आप समझिए कि अगर कोई मिरर है तो उसके ऊपर जो इमेज बन रही होगी, तो वहाँ से इमेज से मिरर तक की जो डिस्टेंस है, अगर हमारे यहाँ पे इमेज बन रही है तो यहाँ से इस मिरर तक के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? इस मिरर है अगर, तो यहाँ से मिरर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं. साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट की, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, जैसे हम अगर पेड़ को देख रहे हैं, ट्रीज़ को देख रहे हैं, तो ट्रीज़ क्या है? उसकी ऑब्जेक्ट की साइज़ है. और जितना बड़ा हमारा इमेज बनता है हमारे दिमाग में, हमारी आंखों पे या फिर हमारे किसी भी मिरर पे, तो वो क्या होता है? साइज़ ऑफ इमेज. तो हम दो चीज़ों से डिनोट करते हैं. कुछ बुक्स में HO से दिया हुआ है और कुछ बुक्स में HI से दिया हुआ है, और कुछ बुक्स में हमारा क्या दिया हुआ है? किससे? O से दिया हुआ है, O और I से. तो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट किससे डिनोट करेंगे बेटा? O से. और साइज़ ऑफ इमेज किससे डिनोट करेंगे? I से. अब आगे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट कौन से फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे या फिर कौन से फॉर्मूले हम इसमें लेंगे? देखिए, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कौन से और फॉर्मूले लेंगे हम उसको देखेंगे. जैसे तो 1 अपॉन जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर है उसको किससे डिनोट कर रहे थे? अभी मैंने ऊपर बताया किससे डिनोट कर रहे थे? एफ से डिनोट कर रहे थे. तो ये जो है ये क्या है? मिरर फार्मूला. ये क्या है हमारा? मिरर फार्मूला. ठीक है, ये क्या है हमारा? मिरर फार्मूला. तो मिरर फार्मूला जो हम डिनोट कर रहे हैं वो किससे डिनोट कर रहे हैं बेटा? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ द इमेज. ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर यानी कि एफ.
फोकल लेंथ ऑफ द मिरर यानी कि एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। आर क्या है? रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। जैसे ये कोई मिरर है, ठीक है, तो इसका ये जो पॉइंट है, ये जहाँ से सेंटर से इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन जो हम यूज़ करेंगे, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ये दो तरीक़ों से यूज़ हो सकता है, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ या फिर आई अपॉन ओ। एच आई क्या है? हाइट ऑफ द इमेज, और एच ओ क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई भी क्या है? हाइट ऑफ द इमेज, एंड ओ क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने दोनों नोटेशन को इसलिए डिनोट कर रखा है, बहुत सारे बुकों में इससे डिनोट किया जाता है और सभी बुकों में इससे डिनोट किया जाता है, इसलिए मैंने क्या किया है? दोनों ही चीज़ों से डिनोट कर रखा है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा ये फंस गया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो हमारा आ जाता है मैग्नीफिकेशन। वही मैग्नीफिकेशन इसी को m से डिनोट कर रहा था, जिसको मैंने m से डिनोट किया। m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। दोनों देखो, v जो है वो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल और डिस्टेंस आगे समझेंगे हम, एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक है, ये इमेज की डिस्टेंस है और एक क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो आगे हम देखते हैं कि लाइट कहाँ से आई। सबसे पहले लाइट को किसने देखा और कैसे हम लाइट का एक्सपेरिमेंट, कैसे लाइट को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे हम देखते हैं। ठीक, तो नेचर ऑफ लाइट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट। लाइट का क्या क्या नेचर। ठीक है, तो टुडे साइंटिस्ट व्यू लाइट एज हैविंग ड्यूअल नेचर। लाइट की दो नेचर हैं। समटाइम दे बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम दे बिहेव लाइक अ वेव। कुछ समय वो कैसा बिहेव करते हैं? समटाइम बिहेव लाइक अ पार्टिकल्स। वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? पार्टिकल्स की तरह। एंड समटाइम दे बिहेव लाइक अ वेव की तरह। कैसे? पार्टिकल्स की तरह। कैसे? से हम अगर माइक्रोस्कोप से लगा करके देखें, माइक्रोस्कोप से देखें अगर इन रेज़ को, तो रेज़ कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लगेंगी? ऐसे लगेंगे कि ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और जब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी अगर हो जाती है, एकदम कड़ाके की धूप रहती है, अगर आप दूर से देखो तो लगता है उसमें कोई मूवमेंट कर रहा है, कुछ चीज़ मूवमेंट कर रहा है। तो जो कुछ मूवमेंट कर रहा है वो क्या है? वेव। तो जो लाइट होती है वो दोनों तरीके से बिहेव करती है। कैसे? एक पार्टिकल्स की भी बिहेवियर है उसमें, और दूसरी क्या है? वो वेव की तरह भी बिहेव। अब आगे देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है। बिफोर 19th century लाइट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। 19th century से पहले हम क्या समझते थे कि जो लाइट है वो कैसा है? वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है, मतलब कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ मिलकर के जब कहीं पे फ्लो हो रहे हैं तो वो क्या है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। वो क्या ऐसे ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है जो क्या कर रहे हैं? एक सीधी डायरेक्शन में हमारे तरफ आ रही है। इसी के ऊपर कॉर्पोसेल्स थ्योरी डिस्कस किया था, न्यूटन्स कॉर्पोसेल्स थ्योरी डिस्कस हुई थी। ठीक है, लास्ट में बाद में न्यूटन यूज दिस कॉर्पोसेल्स थ्योरी टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसी थ्योरी का यूज़ करके न्यूटन ने क्या बताया था? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई भी लाइट की रेज किसी स्मूथ सरफेस से टकरा करके वापस आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई भी लाइट रेज उस ट्रांसपेरेंट सरफेस से होकर के फिर उसके अंदर चली जाती है और वहाँ से फिर बाहर निकल के आती है, तो वो होता है क्या? रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे? अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आगे वाली क्लासों में, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की थ्योरी किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। कब? 1678 में। 1678 में न्यूटन ने दिया था, 19th century में। और किस बेसिस पे दिया था? कि कॉर्पोसेल्स थ्योरी दिया था। उन्होंने बोला था कि लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल से, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स को मिल करके एक लाइट बनी। ठीक है, इसके बाद डच फिजिसिस्ट
जो हाइजेंस थे इन 1695 एक्सप्लेन लाइट वॉज वेव लाइक इन कैरेक्टरिस्टिक्स बट नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने जो हाइजेंस थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लाइट जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, वेव के फॉर्म में होती है, बट उस समय इतनी सारी डिस्कवरी नहीं हुई थी जिससे ये सेटिस्फाइड करा जा सके, इसलिए उनकी जो थ्योरी थी वो एक्सेप्टेबल नहीं हुई। बट वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय द 1801, और फिर 1801 में थॉमस यंग जो थे उन्होंने बताया कि लाइट कैसी है, एक वेव लाइक थी, वेव की तरह है, जिसको कि बाद में क्या किया गया, प्रूव किया गया। किसने प्रूव किया? 1801 में थॉमस यंग ने बताया। किसने? थॉमस यंग, जिसको कि हम आगे अगर हम पढ़ते हैं 12th और 11th उसमें यंग्स मॉडल, यंग थ्योरी आती है एक, तो उसको पढ़ते हैं। ठीक है। इन 1873 मैक्सवेल proposed that light is form of electromagnetic wave and Hertz confirmed the experimentally। ठीक है। अब फिर इसके बाद 1873 में मैक्सवेल ने ये बताया कि लाइट किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जो क्या करती है, एक मैग्नेटाइज करती है किसी भी को नॉर्थ, और मैग्नेट क्या होती है, उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह काम करता है ये, यानी कि किसी को अट्रैक्ट करती हैं, है ना, इस तरीके से ये वर्क करती हैं। और इसके बाद उन्होंने इसकी हर्ट कन्फर्म, और इसके बाद जो हर्ट्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया, कन्फर्म्ड किया, मतलब कि फिर इसके बाद देखिए आगे। बाय द आइंस्टीन यूज कॉर्पोसेल्स थ्योरी टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आइंस्टाइन ने फिर जो कॉर्पोसेल्स थ्योरी, कॉर्पोसेल्स थ्योरी किसने बताई? न्यूटन्स ने। न्यूटन्स की कॉर्पोसेल्स थ्योरी को एक्सप्लेन करके इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने की कोशिश की। तो इससे इन सभी एक्सपेरिमेंटों को अगर हम बाय थ्योरी से हम अगर बेसिक से लेकर चले, बेटा देखो बेसिक्स सब पढ़ाता तो सबको ही है, देखो एनसीईआरटी भी पढ़ाता है सब कोई, और सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम इसकी हिस्ट्री से लेकर के फिर मॉडर्न टाइम में जब आते हैं तो हमें एक ओवरऑल व्यूज़ मिल जाता है। और इसके बाद हमारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हो वो किसी भी लेवल तक का छूटेगा नहीं, या फिर आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाओ, जैसे 10th लेवल के कंपटीशन जो भी होते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक होता है और जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें बैठ जाओ, तो जब आप बेसिक से एकदम पूरे एक एक पॉइंट्स को आप टैकल करते चलोगे, पढ़ते चलोगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जा कर के। जैसे मैथ्स ओलंपियाड होती है, इसलिए मैं आर डी शर्मा भी आप लोगों को करा रहा हूँ, जिससे कि आप ओलंपियाड तक के क्वेश्चंस को टच कर जाओ। ठीक है, तो आप बस पेशेंस रख के पढ़ते जाओ और सभी चीज़ों को एकदम ध्यान से देखते जाओ, तो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मटेरियल आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मटेरियल मेरा खुद का बनाया हुआ है, मैंने खुद इसको अपने हाथों से लिखा हुआ है एक एक चीज़, तो मैं हर जगह 3-4 बुकों में से मिला करके फिर इसके बाद उसको उठा करके फिर इस अपने नोट्स को बनाया हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसकी आप लोग बहुत ज़्यादा ये आप ब्लेस समझो कि आप लोगों को ये मैं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ इस टाइम में। और इस तरीके से जिस तरीके से मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, अगर एक एक चीज़ को आप पढ़ते जाएं तो आप कहीं भी खड़े होकर के किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो इसलिए आप लोग ये नहीं कहिए कि सर ये पूरा हिस्ट्री से लेकर के बता रहे हैं, ज़रूरी है हिस्ट्री से लेकर बताना, क्योंकि नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन जिसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है वही आजकल सक्सेसफुल है। थोड़ा एक्स्ट्रा तो जानना चाहिए, क्योंकि भाई 70% तो सभी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 70 to 75% आपको सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिंपल दिए जाते हैं, मॉडरेट दिए जाते हैं, लेकिन टॉपर कौन करता है? जो 4-5 क्वेश्चनों, वही 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं हार्ड वाले, वो 4-5 क्वेश्चनों को जो कर जाए। तो इसलिए आप अगर बेसिक से पूरे चीज़ों को करते चलोगे तो आपको कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, कोई भी टॉपिक छूटेगी नहीं। तो इससे आप क्या करोगे, आपको ही फायदा है ना। तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ते जाओ एकदम ध्यान से, और नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो आप ज़रूर बताओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ लाइट? तो लाइट
बहुत पुराने डेफिनेशन से पढ़ते आ रहे हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी कैन डिटेक्ट विथ आवर आइज़। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे अगर हमें लाइट ना हो तो कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है, तो लाइट एक एनर्जी फॉर्म है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली विज़न कर सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, विच इमिट और रिफ्लेक्ट द लाइट। रिफ्लेक्शन के थ्रू या फिर हम उस लाइट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्च जला करके कैसे भी हम देख सकते हैं। अगर लाइट हमारे पास हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में, देखने में हमें हेल्प करती है। तो इसलिए लाइट क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट आर कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आपने पढ़ रखा होगा, ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करती है, जिससे जैसे हमारा लाइट कौन प्रोड्यूस, जैसे ट्यूब लाइट हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, ये सारे क्या हैं, लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप, बल्ब, ये सभी क्या हैं, हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बस सन और स्टार दो ऐसे चीज़ें हैं जो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, और बाकी जो हम अपने घरों में जो लगाते हैं ये सब क्या है, हमारे ल्यूमिनस और मैन मेड ऑब्जेक्ट हैं, या फिर आर्टिफिशियल कह सकते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं विच डू नॉट इमिट सच लाइट, सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द नॉन ल्यूमिनस। कैसे, जैसे मून क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। तो आज मैंने ये थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है आप लोगों को, और मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो एकदम बेसिक से आप पढ़िए और उसको देखिए, समझिए। ठीक है। और एनसीईआरटी तो हर कोई पढ़ाता है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ओके। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। और आपका तो ये ऐसा समय है कि आप इसमें जितना अपने आप को अच्छा कर सकें उसको कर सकते हैं। और ये जो मेरा फिज़िक्स का जो लेवल होगा कुछ नेक्स्ट लेवल तक ही होगा। फिज़िक्स और मैथ का जो मेरा वीडियो होगा वो नेक्स्ट लेवल का वीडियो होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ लिए और पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से आप पढ़ लिए, तो आप कहीं भी आप खड़े हो जाओ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। मैथ्स का, आर.डी. शर्मा का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं बन रहा है, ऐसी तो बात है नहीं, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसी तरह से आपका ये फिज़िक्स का नोट्स तैयार करो, और नोट्स तैयार करने के बाद खुद अपने आप को इवेल्युएट करो, क्या मैं पहले से कुछ अच्छा जाना, कुछ नया सीखा, है ना। तो इसके हिसाब से फिर आप क्या होगा, आप अपने आप को एवेल्युएट करना सीखो, और अपने आप से ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट करो कि भाई आज मेरे को ये चीज़ ख़त्म करनी है तो ख़त्म करनी है, चाहे जितने भी घंटे लग जाए। चलो, तो इस हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करो। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।